चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, कि किसी भी संघीय सरकार के अंदर जो व्यवस्थाएं की हैं वो किस प्रकार से प्रभावी होती हैं। आइए जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनिवार्य माने गए हैं किसके लिए, फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए। बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, किंतु यही क्या है, पर्याप्त नहीं है। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट merely बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब ये बताया है, अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कामयाब हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का होना ही नहीं है, और भी कुछ चीज़ें बताई हैं जिस वजह से क्या है, इसको कामयाबी मिली है। किसको, संघीय व्यवस्था को या फेडरलिज्म को। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। अब भारत में जो संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय किसको दिया गया है, यहाँ की जो लोकतांत्रिक राजनीति के जो कैरेक्टर को, चरित्र को देना होगा। यानी कि यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है देश की, उसको इसका क्रेडिट दिया जाए कि भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है वो कामयाब हुई है, या फेडरल स्ट्रक्चर है वो कामयाब हुआ है। दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल इन अवर कंट्री। अब इसके कामयाब होने के पीछे क्या, किसका तर्क दिया गया है, इसी संघवाद की भावना की वजह से विविधता का जो आदर है, डाइवर्सिटी का जो रेस्पेक्ट है, और संग साथ रहने की जो इच्छा, इसका हमारे देश के जो साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। मतलब क्या है, ये आदर्श बन गए हैं। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, एक साथ मिलकर रहने की जो इच्छा है, ये समझ लीजिए क्या है, ये आइडियल है हमारे देश के, आदर्श हैं। इन्हीं आदर्शों की वजह से जो संघीय व्यवस्था है वो सक्सेस हो पाई है, कामयाब हो पाई है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे ये पता चलता है कि ये काम किस तरह हो पाया है। यानी कि जो आइडियल्स हैं वो हमने शेयर किए हैं कंट्री के अंदर, कौन कौन से, एक तो लिविंग टुगेदर का और दूसरा रेस्पेक्ट ऑफ फॉर डाइवर्सिटी का। ये किस तरीके से देश के अंदर कामयाब हो पाए हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने किनको लिया है, लिंग्विस्टिक पॉलिसीज़ को, कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं या भाषाई राज्य हैं, उन्होंने किस तरीके से इस संघीय व्यवस्था के आदर्शों को मजबूती दी है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। भाषा के आधार पर जो प्रांतों का गठन किया गया, ये प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन क्या थी, मेजर टेस्ट था, कठिन परीक्षा थी। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यदि आप भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखते हैं, इट्स व्हेन इट बिगन इट्स जर्नी एज डेमोक्रेसी इन 1947, जब 1947 के बाद से जो जर्नी थी किसकी, डेमोक्रेसी की, वो शुरू हुई। एंड दैट ऑफ 2007, और कब तक, 2017 तक। ये पुरानी डेट दे रखी है। अगर 2020 का जिक्र किया जाए तो उस यात्रा को अगर हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र की जो यात्रा थी, यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस अवधि में बहुत सारे क्या है, बदलाव देखे गए हैं। यानी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं थी उनमें बहुत सारे चेंज आए हैं। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वेनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारे जो पुराने प्रांत थे वो गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हैं, तेलंगाना। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। जो क्षेत्र हैं, सीमाएं हैं प्रांतों की, क्षेत्र और नाम क्या हैं, बदल गए हैं। कब से कब के बीच के टाइम पीरियड में, 1947 से
और 2017 या 2020 के टाइम पीरियड के अंदर हमने देखा कि इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किस तरीके से बदलाव है। तो सबसे पहला बदलाव क्या देखा है हमने कि बहुत सारे जो प्रांत हैं वो गायब हो चुके हैं और उनकी जगह कुछ बहुत सारे नए प्रांत बन चुके हैं। उनकी जो सीमाएं हैं वो भी चेंज कर दी गई हैं। जैसे पुराने समय का आप लोग एमपी का मैप देखते हैं तो वो उसका जो जियोग्राफिकल एरिया था बहुत बड़ा था। बाद में उसमें से बहुत सारे दूसरे स्टेट क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए। उनका वर्चस्व अब देखा जा सकता है। इन 1947 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। बहुत सारे जो राज्यों की जो सीमाएं थी उनको बदल दिया गया, किसके लिए, नए स्टेट बनाने के लिए। यानी कि 1947 में बहुत सारे जो स्टेट्स थे उनकी जो सीमाएं थी उनको चेंज कर दिया गया, जिससे कि नए जो स्टेट थे उनको बनाया जाए। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट्स। उस समय ऐसा इसलिए किया गया कि जो एक भाषा बोलने वाले लोग हैं एक राज्य में आ जाएं। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography। जबकि कुछ जो स्टेट्स थे, कुछ जो राज्य थे, उन राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि वहाँ की जो कल्चर थी, वहाँ की जो संस्कृति थी, भूगोल अथवा जो जातीयता थी, इसकी विभिन्नता को चिन्हित करके और उन्हें क्या करने के लिए, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथिनिसिटी और जियोग्राफी, इसको चिन्हित करने के लिए या इनको रेखांकित किया गया और इन सबको रेस्पेक्ट देने के लिए इन स्टेट्स को बनाया गया। किस किस को रेस्पेक्ट देने के लिए, वहाँ की जो डिफरेंसेस थी उनको, वहाँ की जो कल्चर थी उनको, वहाँ की जो एथनिसिटी थी उनको। दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। यानी कि इनका जो उस समय क्या किया गया, नए स्टेट जो क्रिएटेड किए गए उन किन के ऊपर बेस किए गए, भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनको जो कल्चर थी, एथनिसिटी थी और जियोग्राफी थी उसके आधार पर उनको बनाया गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। सारी की सारी व्यवस्थाएं किस लिए की जा रही है, फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए। फिर देखिए क्या बताया, व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज। जब मांग बढ़ी किसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जब मांग उठने लगी तो क्या हुआ, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट, कुछ जो राष्ट्रवादी नेता थे वो डर गए, दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। निश्चित रूप से क्या करेगा, इससे देश टूट जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। इस वजह से केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का जो पुनर्गठन था कुछ समय के लिए टाल दिया। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। किंतु जो पुराने अनुभव हैं वो बताते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है टूटने के बजाय। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। इसके अलावा पहले की अपेक्षा जो प्रशासन था उसको भी चलाना ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी अब ज़्यादा प्रभावी हो गई। अब देखिए लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति क्या थी, आइए जानते हैं। सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन, एक दूसरा जो टेस्ट किया किसने, भारतीय संघ ने, इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। वो कौन सा था, यानी कि भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा क्या थी, भाषा नीति। भाषा नीति को लेकर बनी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे देश ने या भारत में, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। देश के संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सिर्फ क्या किया गया, हिंदी को ही राजभाषा माना गया। यहाँ राजभाषा शब्द दिया गया, न कि राष्ट्रभाषा। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। किंतु हिंदी क्या थी, सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। देयरफॉर, इसलिए देयर वर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इसलिए ज़रूरत किस बात की थी, अन्य जो भाषाओं के संरक्षण की क्या थी, ज़रूरत थी कि दूसरी जो भाषाएं उनको भी संरक्षण दिया जाए। बिसाइड्स हिंदी
देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर पूछा गया था कितनी लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में पहचान मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 22 लैंग्वेजेस को। तो ये कह रहा है कि हिंदी के अलावा 21 अदर भाषाएं हैं जिनको क्या किया गया, शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है भारत के संविधान के अंदर। ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब मान लीजिए केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है अगर उसने क्या किया है, मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन, यानी कि अगर उसने चुना है उस भाषा को, यानी कि 22 भाषाओं में से अगर किसी ने केंद्र सरकार की परीक्षा दी है और उन विषयों को चुना है, उस भाषा को चुना है, तो निश्चित रूप से वो उस भाषा में उस एग्जाम को दे सकता है। ये व्यवस्थाएं की गई हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब जो राज्य हैं उनकी खुद की भी क्या हो सकती हैं, अपनी खुद की भी राजभाषाएं हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। इस वजह से क्या कह रहा है, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड ए वेरी courteous एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। श्रीलंका के ठीक विपरीत हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत ही सावधानी भरा व्यवहार किया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। अब यहाँ एक डेट ईयर दिया गया है, 1965 में क्या किया गया, हमारे संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूड। यद्यपि बहुत सारे जो स्टेट थे, खासकर कौन, जो गैर हिंदी भाषी जो स्टेट्स थे, उन्होंने क्या किया, गैर हिंदी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, इसको बंद नहीं किया जाए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक ए वायलेंट फॉर्म। अब तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया, तमिलनाडु में तो ये आंदोलन या ये जो मांग थी इसने उग्र रूप ले लिया, हिंसक हो गई वहाँ की जनता। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। इस वजह से जो केंद्र सरकार थी उसने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दी और फिर क्या किया, इस झगड़े को ख़त्म किया। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट। बहुत सारे जो आलोचक थे तो उन्होंने तो क्या कहा कि इससे केवल किसको प्रीफरेंस दी जाएगी, जो इंग्लिश भाषा बोलने वाले उन्हीं को प्रीफरेंस दी जाएगी। यानी कि अगर इस प्रकार की भाषा उनके ऊपर, हिंदी अगर उनके ऊपर थोप दी जाएगी तो जो अदर लैंग्वेजेज हैं उनकी जो ऑटोनॉमी है उसके ऊपर क्या होगा, क्वेश्चनिंग लगेगी या उसको दबा दिया जाएगा, स्प्रेस कर दिया जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे आलोचक थे, उन्होंने क्या कहा, दिस सॉल्यूशन फेवर्ड इंग्लिश। ये जो सॉल्यूशन है इंग्लिश स्पीकिंग एलिट को ही क्या करेगा, फेवर करेगा। प्रमोशन ऑफ हिंदी, यदि हिंदी को प्रमोट किया जाए, हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या होता है, राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब यहाँ प्रमोशन देने का, महत्व देने का ये मतलब नहीं है कि भारत सरकार अन्य राज्यों के ऊपर या केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ के लोग कोई अन्य भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। अब भारतीय नेताओं ने क्या किया, राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से आज हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। श्रीलंका में क्या किया गया था, जबरन उनके ऊपर वो सिंहाला जो लैंग्वेज थी वो इम्पोज कर दी गई। रिजल्ट क्या निकला, कंट्री के अंदर एक सिविल वार हुआ। जबकि अपने यहाँ क्या किया गया,
इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी उनको उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई। अब आगे देखिए सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। रिस्ट्रिक्टिंग restructuring the center state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practices। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव ये उदाहरण बताते हैं कि व्यवहार में संघवाद किस तरीके से मजबूत हुआ है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। अब सत्ता की साझेदारी की जो संवैधानिक व्यवस्था या पावर शेयरिंग की जो संवैधानिक व्यवस्था की है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस किए हैं, इसकी जो व्यवस्था की वास्तविकता में कैसा स्वरूप लेगी, ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि जो शासक दल है और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुकरण कर रहे हैं।